नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट, दैट इज ए स्टेप 4. तो स्टेप 4 क्या हमारा? डिटरमिन द critical and acceptance region. Okay. The range of value of the test statistic calculated on the basis of sample can be divided into two parts: critical region and the critical region मतलब rejection region भी बोलते हैं उसको, and the acceptance region. critical region क्या होता है? When the value of test statistic, कोई भी आप टेस्ट यूज करते हैं जैसे कि टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, अनोवा, उनकी जो भी वैल्यू आती है, है ना, टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो भी वैल्यू आती है, लेट से, या फिर मीन हो गया, जैसे मीन 23, तो अगर वो क्रिटिकल रीजन में फॉल करती है, व्हेन द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. इसको रिजेक्शन रीजन भी बोलते हैं. और व्हेन द वैल्यू फॉल इन द टेस्ट स्टडी फॉल इन द एक्सेप्टेंस रीजन, वी विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस. तो यहाँ पे फिर बात किसकी हो रही है? ईदर वी आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस और एक्सेप्टिंग इट. ओके, सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जब आप हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे और जब क्रिटिकल और एक्सेप्टेंस रीजन सेट करेंगे, तो आपको ये भी डिटरमिन करना है कि वेदर इट इज ए टू टेल्ड और इट इज ए वन टेल्ड. वन टेल्ड में फिर दो तरह के हो जाएंगे आपके पास, राइट टेल्ड और लेफ्ट टेल्ड. ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, लाइक रिहेबिलिटेशन इनमेट हु पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप प्ले थेरेपी मॉड्यूल हैव डिफरेंट पोस्टर स्कोर ऑन एडजस्टमेंट स्केल देन दोज हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द ग्रुप प्ले थेरेपी मॉड्यूल एट अल्फा 0.05. बहुत ही अच्छे से इन्होंने हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब किया है. यहाँ पे दो ग्रुप है, दो इंडिपेंडेंट ग्रुप है, और उनका जो स्कोर है वो क्वांटिटी में है. अब ये टू टेल्ड क्यों बोलेंगे? क्योंकि देर हम बात करें देर इज ए डिफरेंस. हम ये नहीं बता रहे कि डिफरेंस ज्यादा किस ग्रुप का है. वेरे सेम वे वन टेल हाइपोथेसिस में लेफ्ट एंड में आप क्या बोलेंगे? द रिहेबिलिटेशन इनमेट हु पार्टिसिपेट इन ग्रुप प्ले थेरेपी मॉड्यूल हैव लो पोस्ट स्कोर. यहाँ पे लो की बात कर रहे हैं. ओके, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हायर पोस्ट लिस्ट. तो ये लेफ्ट टेल हो गया और ये आपका राइट टेल हाइपोथेसिस हो गया. ठीक है, दोनों का अल्फा 0.05 हमने लिया है. तो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ 5, अब एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, जैसे क्रिटिकल वैल्यू एट 5% लेवल इज 1.96. ये आपको याद रखनी है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो भी वैल्यू आपकी है, जो भी आपकी टेस्ट वैल्यू, हम ये बात कर रहे हैं ना कि अगर आपकी वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी तो आप रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगी तो आप एक्सेप्ट करेंगे. किसको? नल हाइपोथेसिस को. लेकिन किस वैल्यू से कंपेयर करेंगे? अगर वो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वैल्यू हमारी 1.96 होगी, वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. सेम वे अगर आपके पास वन टेल हाइपोथेसिस है तो आपकी जो क्रिटिकल वैल्यू होती है वो हो जाती है 1.64%, और यहां पे भी 1.64%. सो प्लीज रिमेंबर दैट. सो द Z वैल्यू फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन at 5% level of significance is 1.96 for two-tailed and 1.64 for the one-tailed hypothesis. चलिए अब जरा देखते हैं इसको, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन कैसे. ये नॉर्मल कर्व है, ये एरिया आपको ऑलरेडी पूरा एरिया अंडर कर्व कितना बताया था मैंने आपको? 1. ये 1 है, तो ये 0.5 इधर हो गया एंड 0.5 इधर हो गया. देखिए इस तरीके से डिवाइड हो गया पूरा एरिया. अब इधर वाले पूरे एरिया को हमने, अब आपको बताइए कैसे आया. देखिए, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था मीन प्लस एस डी इक्वल्स टू कितना होता है? दैट इज 68.26%. मीन प्लस माइनस 2SD इक्वल्स टू 95.44%. मीन प्लस माइनस 3SD इक्वल टू 99.74, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 74%. तो ये हो गया 2SD, टू स्टैंडर्ड एरर पे. हमें तो 1.96, तो हमें तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए ना. तो 95% पे कितना वैल्यू होगा? तो ये 95.44% पे जो स्टैंडर्ड एरर है वो कितना है? 2SD है ना. तो 95 पे होगा 1.96. ठीक है, दैट इज अ पॉइंट. तो ये 1.96 के पीछे लॉजिक क्या है? आपको पता है कि द एरिया अंडर नॉर्मल कर्व where mean plus minus 2SD is 95.44%. लेकिन मुझे तो सिर्फ 95, क्योंकि मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मेरी अल्फा कितनी है? अल्फा 5% है ना. तो अल्फा में 5%, टोटल तो 100 हो गया प्रोबेबिलिटी, उसमें से 5% निकाल देंगे तो बच गया 95%. तो मेरा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 95% हो गया.
तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे जो आपकी स्टैंडर्ड एरर है वो कितनी है, वो है 1.96 फॉर टू टेल्ड। तो ये यहां से आता है, ठीक है। सेम वे अगर मैं बात करूं, ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ पे लेट्स से 99% पे, तो 99% पे कितना होगा आपको ऑलरेडी पता है। तो 99%, 90.73% पे कितना स्टैंडर्ड एरर होता है, दैट इज 3 स्टैंडर्ड एरर। तो 99 पे कितना होगा, 99 होगा 2.57%। ओके, जिन लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है वो सिर्फ इतना याद रख ले कि एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विद 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, जो आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू होती है वो होती है 1.96। फॉर 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है 2.57। ओके, सो ये वैल्यूज आप याद रखें। तो इसलिए आप देखो एरिया कैसे डिवाइड किया हमने, तो ये एक्सेप्टेंस रीजन, हमारा एक्सेप्टेंस रीजन मतलब अगर मेरी वैल्यू 1.94 आ गई, इसका क्या मतलब है, वो 1.96 से कम हुई ना, तो वो एक्सेप्टेंस रीजन में आ गई और मैं क्या बोलूंगा, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। अगर मेरी वैल्यू आया, इफ माय कैलकुलेटेड वैल्यू इज 1.97, तो वो कहाँ चलेगी, वो 1 पॉइंट, क्योंकि यहां तक तो 1.96 है ना, ये 1.96 यहाँ पे भी ऐड नहीं है, यहां तक तो 1.96 है, तो मेरी 1.96 1.97 आ गया मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू, तो वो इसमें बाहर चली गई, इस एरिया में आ गई। तो ये कौन सा एरिया है, ये रिजेक्शन एरिया है। तो क्या करूंगा मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूंगा वहां पे। ओके, सो ये सारी गेम यहाँ पे, बट आपको समझना है कि 1.96 से कम वैल्यू आ गई तो आई विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, 1.96 से ज्यादा आ गई तो आई विल रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस। ठीक है, ये तो बात होगी टू टेल के लिए। अब हम आते हैं वन टेल के लिए। वन टेल का मतलब या तो वो राइट टेल होगा या फिर लेफ्ट टेल, ये जैसे लेफ्ट टेल है या राइट टेल है। तो यहाँ पे वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि z वैल्यू वहां पे 1.96 से यहाँ पे कितना बन गया, क्योंकि यहाँ पे मैं एक साइड की बात कर रहा हूँ ना। इफ आई एम सेइंग लेस देन, मैं बोल रहा हूँ कि ग्रुप 1 मीन स्कोर इज लेस देन द ग्रुप 2, तो मैं लेस देन बता रहा हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू होगी वो एक साइड में आएगी, इधर लेफ्ट साइड में, और मैं बोलूँ मोर साइड चली जाएगी तो आपके इस साइड में चली जाएगी। Okay, so that is a acceptance region. So overall what you need to understand here is what is acceptance region and what is rejection region. Acceptance region मतलब अगर आपकी वैल्यू एक क्रिटिकल वैल्यू के अंदर आती है तो you will accept your null hypothesis, okay, otherwise you will reject it. अब आते हैं हमारे स्टेप नंबर 5 पे, कंप्यूट दी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। सो टेस्ट स्टैटिस्टिक इज ए सिंगल नंबर दैट समराइजेस दिस सैंपल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब टेस्ट, अब मैंने बोल दिया आपको 1.96 या 2.57 या 1.64, ये तो वैल्यू स्टैंडर्ड आपको मिली गई है, पता चल गया कि हमें अब ये देखना है कि जो आपने डेटा लिया है उसकी जो वैल्यू आती है किसी भी टेस्ट को अप्लाई करके, क्या वो इसके अंदर आती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू शुड कंप्यूट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ के लिए क्या करेंगे, यू विल ऑलवेज कंप्यूट बाय अप्लाइंग सम स्टैटिस्टिकल टेस्ट। वो आपका जेड टेस्ट हो सकता है, वो टी टेस्ट हो सकता है, वो आपका व्हाट आई से टी टेस्ट में बहुत सारी वेराइटीज हैं, और अनोवा हो सकता है, और बहुत सारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जैसे कि काई स्क्वायर हो गया, मान विटनी यू टेस्ट हो गया, क्रशकल वैल्यू हो गया, बहुत सारे टेस्ट, साइन टेस्ट हो गया, मीडियन टेस्ट हो गए, फिशर एग्जिट टेस्ट हो गया, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। अब लेकिन उसको कंपेयर करने, कंप्यूट आपने कर लिया, अब आपने मैन्युअली कंप्यूट किया या यू कैन यूज SPSS ऑल्सो। सो यू यूज द SPSS और सम अदर स्टैटिस्टिकल टूल्स, तो आपके पास एक वैल्यू आ गई। अब उस वैल्यू को कंपेयर करने के लिए आपको एक और कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, दैट इज ए डिग्री ऑफ फ्रीडम। कैलकुलेट करना इज वेरी सिंपल, बट समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं ट्राई करता हूं कि हम इसको समझ पाए। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कॉमनली डिस्कस्ड इन रिलेशन टू वेरियस फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यू दैट हैव फ्रीडम टू वेरी इन द डेटा। डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर फ्री टू टेक एनी वैल्यू। Suppose researcher has collected data related to age of 5 children. ठीक है जी, and the age is provided as it is like 3, 8, 5 and 4 with a mean age of 6 years. Now age of the fifth child
कैन बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। वो हम कर सकते हैं, जो 5th चाइल्ड है उसकी एज जो कि नहीं दी गई है उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं। लाइक हाउ वी डू दैट, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी एज ऑफ 4 चिल्ड्रंस आर गिवन, 3 + 8 + 5 + 4। ओके, सो ये हमारा हो गया 20। सो 20 में क्या ऐड करें कि वो हमारा मीन 6 आ जाए। सो अगर हम इसमें 10 और ऐड कर दें तो ये बन जाता है 30, दैट बिकम ए 30 डिवाइडेड नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने 1 2 3 4 5 5, तो ये आपका बन गया 6। सो द चाइल्ड एज इज 10 ईयर, which means that one value was the age of the 5th child is not independent or does not have the freedom to vary. Hence the degree of freedom in this particular case is n-1. तो degree of freedom जैसे मैंने बताया, it's a number of observation or number of values in a data set that may vary. So इस particular case में 4 values हैं जो वेरी कर सकती हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट वैल्यू ले सकती हैं और 5th वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये n-1 क्यों किया, बिकॉज देयर इज वन ग्रुप ओनली ना, n मींस नंबर ऑफ ग्रुप, सो वन ग्रुप और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो दैट इज 4। अगर ये 2 ग्रुप होते तो लेट्स से मैं बोल रहा हूँ 3 हो गया, 8 हो गया, ओके 5 हो गया, 4 हो गया, एक मिसिंग है यहाँ पे, लेट्स से 4 2 9 8 और फिर कोई एक मिसिंग है, तो वी कैन कैलकुलेट। तो इस केस में हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे बनेगा फॉर 2 ग्रुप के लिए, ऐसे n1 + n2 - 2 फॉर सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे। तो जिन स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट समझना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि एक किसी भी ऑब्जर्वेशन में कितनी वैल्यू है जो इंडिपेंडेंट वैल्यू को ले सकती है और कितनी वैल्यू है जो मतलब औरों पे डिपेंड करती है। अगर आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं तो 60 में से सिर्फ एक वैल्यू ऐसी होगी जो वेरी कर सकती है। ओके, सो दैट इज ए डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम? इट्स वेरी सिंपल। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने आप बताया है। फॉर पेड सैंपल टी टेस्ट यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज n-1 बिकॉज देयर इज ए सिंगल ग्रुप। फॉर ANOVA test we can use n-k, okay, where the n is the number of subject and k is the number of groups. We'll discuss all that in detail. And for chi-square we can use r-1 and c-1. वहाँ पे r का मतलब होता है number of rows and number of columns because chi-square is based on the frequency this thing contingency table. तो कितनी rows बन रही है और कितने columns बन रहे हैं उसके बेस पे हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे 6 स्टेप की तरफ। 6 स्टेप क्या, कंपेयर द कैलकुलेटेड वैल्यू एंड क्रिटिकल वैल्यू। तो अब आपने क्या करना है, यू हैव टू अप्लाई ए स्पेसिफिक टेस्ट, चाहे वो आपका टी टेस्ट हो सकता है या आपका जेड टेस्ट होगा या आपका अनोवा हो सकता है। ओके, कोई भी टेस्ट जो आपके एजम्पशन को मीट करता है, यू जस्ट फाइंड दैट पर्टिकुलर टेस्ट एंड यू अप्लाई। सो इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू, जो भी आपकी वैल्यू आ रही है, आपने कैलकुलेट किया है, कोई भी वैल्यू आ रही है, लेट्स से आपकी वैल्यू आ रही है 1.95 1.64, कोई भी वैल्यू अगर आपकी आ रही है या 15.4, वॉट एवर वैल्यू आर गेटिंग, इफ दैट वैल्यू इज मोर देन द क्रिटिकल वैल्यू विद ए स्पेसिफाइड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 5% होता है, विद अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि मैंने बताया डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रिसर्चर विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर वो वैल्यू आपकी टेबल्ड वैल्यू से, क्रिटिकल वैल्यू इज आल्सो नोन एज ए टेबल्ड वैल्यू, टेबल्ड वैल्यू, इफ इट इज मोर देन दैट यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो रिजेक्शन का मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके पास में एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजंस होते हैं। तो अगर आपकी वैल्यू इस एरिया में आती है, इस एरिया में, तो यू विल एक्सेप्ट योर एच नोट। एच नोट का मतलब हो गया नल हाइपोथेसिस। और अगर ये इस एरिया में आती है तो वी विल रिजेक्ट दी H1, सॉरी H नोट, वी विल रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं, तो एक एग्जाम्पल के साथ में इसको समझ लेते हैं। ये एक मेरी ही स्टडी का एग्जाम्पल है। प्रोफेशनलिज्म को कंपेयर किया है अमंग दी नर्स एजुकेटर्स ऑफ 3 स्टेट, दैट इज पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। ये इनका मीन वैल्यू है 2.58, 1.74 एंड 1.60 फॉर पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। ओके, देन उनका ये एफ और पी वैल्यू कैलकुलेट किया है। आई एम नॉट गोइंग फॉर अदर थिंग्स हियर। सो इनका एफ वैल्यू कैलकुलेट किया हमने, जो कि 8.37 आया है और p इज लेस देन 0.01। तो पहला स्टेप क्या किया हमने, सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया,
तो एज यू कैन सी नल हाइपोथेसिस हमने यहाँ बना लिया। फिर हमने वी हैव सिलेक्टेड द अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट। तो इस केस में 3 ग्रुप्स हैं, क्वांटिटेटिव डेटा है, ओके, एंड इंडिपेंडेंट ग्रुप, सो अनोवा टेस्ट इज सुटेबल और सैंपल साइज भी काफी कंसिडरेबली लार्ज है, तो इट्स देयर इज नो इशू इन रनिंग द अनोवा। उसके बाद में डिजायर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने 5% लिया, जो कि कन्वेंशनल स्टैंडर्ड होता है। देन क्रिटिकल एंड एक्सेप्टेंस रीजंस फॉर टू टेल्ड हाइपोथेसिस वी विल सेट इट ऑलरेडी, द कॉन्फिडेंस, द क्रिटिकल रीजन, एक्सेप्टेंस रीजन, एंड द कंप्यूट द स्टैटिस्टिक दैट इज 8.37। जब आपने when you applied the ANOVA test, so the value which you got is 8.37. Now, how do you calculate degree of freedom? Very simple. Okay, तो ये क्या बोल रहा है? ये आपका बोल रहा है n minus k. So पहला हो गया k minus 1. k का मतलब क्या हो गया? Your number of observations. तो कितने, सॉरी, number of group. तो आपके पास कितने ग्रुप है यहाँ पे? As you can see that, so k is the number of group and n is the number of sample. तो नंबर ऑफ ग्रुप कितना आपका? 3 ग्रुप है, तो आपका क्या हो जाएगा? k minus 1 आपने किया ना, तो 3 minus 1 किया तो आपको 2 आ गया, जो एज यू कैन सी हियर। एंड व्हाट इज n minus k? n minus k आपका दूसरा इसमें दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सो n आपके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज, ये आपका हो गया 4, या ये लिखा ना 343 है, माइनस हम कितना करेंगे इसमें से? दैट इज k कितना? ग्रुप्स 3, तो ये आपके पास में जो देखिए 340 आ गया यहाँ पे। सो आपकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस तरीके से आ गई। एंड फाइनली अब आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है f की, वो है 8.37। नाउ द टेबल्ड वैल्यू जो f डिस्ट्रीब्यूशन में एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, 0.5 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, द क्रिटिकल वैल्यू इज 2.99। सो आपका इन्फरेंस क्या होगा? द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ f is greater than the tabulated value of f distribution with specific degree of freedom at 5% level of significance। तो आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो कहाँ चला गया? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये इसमें तो नहीं आया, तो यू विल रिजेक्ट इट, तो रिजेक्शन में आ, क्योंकि ये ज्यादा है ना, 8.37 इज मोर देन दी 2.99। ये आप हमेशा याद रखें कि आपकी जो टेस्ट वैल्यू है, अगर वो क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा है, तो आपको नल हाइपोथेसिस को हमेशा ही रिजेक्ट करना है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस वी हैव रिजेक्टेड द नल हाइपोथेसिस। क्या था हमारा नल हाइपोथेसिस? देन देयर इज नो डिफरेंस इन द मीन स्कोर ऑफ नट्स एजुकेटर्स। अब हम बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन स्कोर। तो ये एग्जांपल हुआ आपका हाउ टू टेस्ट एंड हाइपोथेसिस। हेलो स्टूडेंट्स, अब बारी है आज के ज्ञान की, और आज के ज्ञान में मैं आपकी स्ट्रेस को कम करने वाला हूं एक छोटी सी बात करके। सुनिएगा, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम कॉम्पिटेंसी, नॉट फ्रॉम प्रेज। हम में से ज्यादातर लोग प्रेज को ढूंढते रहते हैं। मैंने इतना काम किया, मुझे प्रेज नहीं मिली, मैंने ये किया, मुझे प्रेज नहीं मिली, मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली। प्रेज करने से आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो थोड़ी देर के लिए बढ़ेगा, लेकिन अगर आप अपनी कॉम्पिटेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। सो प्लीज फोकस टू बिल्ड योर कॉम्पिटेंसी टू बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू।